नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, शनिवार को हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से एक बार फिर अडानी को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। साथ ही साथ इस बार सेबी चीफ का भी नाम उसमें डाला गया। कहा गया कि उनके भी अडानी ग्रुप से जुड़ी कुछ कंपनियों में, ऑफशोर कंपनीज में निवेश है, जिसको लेकर सियासत का दौर तो शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप सब चलने लगे, क्योंकि बात सेबी चीफ की थी और सेबी वो नियामक संस्था है जिसका काम ही निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर यही अंदाजा लगाया जा रहा था कि एक बार फिर बाजार में खून खराबा देखने को मिलेगा, जैसा कि जनवरी 2023 में देखने को मिला था, जब हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से अडानी को लेकर तमाम वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक रिपोर्ट लाई गई थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिर निवेशकों ने हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को ठेंगा क्यों दिखा दिया, यह समझना बहुत बड़ी बात, बहुत जरूरी है। और दूसरा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ बातें कही गई हैं सेबी को लेकर, सेबी चीफ को लेकर, और कितना उन बातों को किस तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि एक पक्ष ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च खुद शॉर्ट सेलिंग करती है और इस तरह के खुलासे करके उसको भी बड़ा फायदा होता है, और इसलिए भी इस तरह के खुलासे बार बार हो रहे हैं। ये सब कुछ समझेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त देखिए एक तरीके से मार्केट एक्सपर्ट और शेयर बाजार के बहुत पुराने जानकार आकाश जिंदल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आकाश जिंदल साहब आपका अमर उजाला.com पर। सबसे पहले सर मैं ये समझना चाह रहा हूं, जिस तरीके से ये जनवरी में हमने 2023 में एक रिपोर्ट देखी थी, हिंडनबर्ग की आई थी अडानी को लेकर, लेकिन अब एक बार फिर नई रिपोर्ट जिसमें अडानी तो है ही है, साथ ही साथ उसमें सेबी चीफ को भी डाला गया है, उनको लेकर तमाम सवाल खड़े गए हैं। पहले तो किस तरीके से इस रिपोर्ट को देखा जाए, जो आरोप है, जो प्रत्यारोप है, क्या आप लोग इसका मतलब निकाल रहे हैं? देखिए आदर्श जी, इसमें ऐसा है, एज एन इकोनॉमिस्ट, मैं एज एन इकोनॉमिस्ट अपने व्यूज दूंगा। एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में मुझे दम दिखाई नहीं देता। अब देखिए है क्या, ऑफशोर फंड्स, पहले तो दर्शकों को ये बता दूं ऑफशोर फंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑफशोर फंड यानी कि पैसा इकट्ठा किया जाता है, एक तरह का म्यूचुअल फंड या इंटरनेशनल फंड है, किसी एक देश में इन्वेस्ट करने के लिए। तो जहां जो सेबी चेयरपर्सन है मैडम माधवी, इन्होंने सेबी में बहुत अच्छे काम किए हैं। सेबी के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आए हैं। सेबी बहुत अच्छे से इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का काम कर रही है और इनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट ये कमांड करती हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है मैडम माधवी की, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट ये कमांड करती हैं। अब एलिगेशन क्या लगाया गया है कि इन्होंने एक ऑफशोर फंड में पैसा लगाया। अब उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दी है, 2015 में उन्होंने ये पैसा लगाया था जब वो सेबी में नहीं थी, वो सेबी की मेंबर भी नहीं थी, चेयरपर्सन तो छोड़िए। उसके बाद वो पैसा शायद उन्होंने 2018 में विड्रॉ कर लिया। एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल उन्होंने पैसा लगाया था। अब इसमें क्या गलत चीज है? मुझे तो इसमें कोई गलत चीज दिखाई नहीं देती। अब हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है। हिंदुस्तान में भी ऑफशोर फंड्स हैं जो हिंदुस्तान से बाहर इन्वेस्ट करते हैं। मैं आकाश जिंदल खुद पिछले 34 साल से अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा लगा रहा हूं। तो किसी फंड में पैसा लगाना और उसके बाद शायद 2018 में उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया है, तो उसमें क्या गलत चीज है? अब ये एलिगेशंस तो लगा दिए गए हैं। अब एलिगेशंस सेबी जैसी संस्था पे, सेबी जैसी संस्था के चेयरपर्सन पे लगाए हैं। सेबी मार्केट्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट कर रही है और हिंदुस्तान की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए। हिंदुस्तान के भी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। आजकल के जितने भी यंग एग्जेक्टिव्स हैं, 25 साल 26 साल की एज पे कमाते हैं, तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। हिंदुस्तान की आम आदमी का पैसा लगा हुआ है। तो जब तक कोई प्रॉपर बेस नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसे एलिगेशन नहीं लगाने चाहिए थे। हिंडनबर्ग या तो अपना जो एलिगेशन है उनके लिए कोई ऐसी एविडेंस या ऐसा प्रूफ दे जिससे साबित हो कि कोई गलत चीज हुई है। अब एक ऑफशोर फंड में पैसा लगाया जाता है, पैसा लगाने के बाद वो पैसा निकाल लिया जाता है। एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल पैसा लगाते हैं। अब हिंदुस्तान में आपको लाखों इन्वेस्टर जैसे मिल जाएंगे जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में अब सेविंग होती है, सरप्लस होती है, लोगों के पास घर पे बचत है, सेविंग है, सरप्लस है, उसको इन्वेस्ट करने का एक जरिया है, चाहे ऑफशोर फंड हो चाहे म्यूचुअल फंड। तो इसमें लेकिन इसको तो आकाश जी,
इसको तो आकाश जी ऐसे जोड़ा जा रहा है ना, क्योंकि सेबी की जिम्मेदारी है निवेशकों के हितों की रक्षा करना। खुद अब सेबी चीफ के नाम को लेकर हिंडनबर्ग ने इस तरह का खुलासा कर दिया। हालांकि जो उनकी तरफ से सफाई दी गई है, अभी मैं भी श्योर नहीं हूं कि उसमें 2018 का जिक्र है कि नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे पॉलिटिकल कमेंट की उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के लिए अपने दर्शकों को बता दे रहा हूं, क्योंकि विपक्ष लगातार इसको लेकर हमलावर हो रहा है कि भाई अगर सेबी का चीफ पर ही आरोप लग रहे हैं तो फिर सेबी की पूरी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ जाते हैं। तो उस सूरत में जो छोटा निवेशक है या बड़े निवेशक हैं, सबको लगता है कि बाजार में जाएं ना जाएं या जो है उसको निकाल लें, क्योंकि पिछली बार जनवरी 2023 में क्या हुआ था वो हम देख चुके हैं। देखिए ऐसा है, पहले तो पॉलिटिक्स की डिस्कशन कर लेते हैं। विपक्ष की मैं पूरी इज्जत करता हूं, पूरा आदर करता हूं। विपक्ष का एक रोल होता है डेमोक्रेसी में और उनको पूरा हक है अपनी बात रखने का। लेकिन विपक्ष से मेरी यही प्रार्थना है कि सबसे पहले तो हिंडनबर्ग से पूछा जाए कि आपके जो है आरोप हैं क्या। अब ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट करने में क्या गलत चीज है? अब सेबी मार्केट्स को रेगुलेट करती है। मैडम माधवी उस समय सेबी में नहीं थी जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट करके विड्रॉ भी कर ली। तो इसमें जो है क्या गलत चीज है? या तो हिंडनबर्ग ये चीज पेश करे। मेरे हिसाब से तो हिंडनबर्ग के आरोपों में कोई दम लगता नहीं है। जहां तक आम इन्वेस्टर की बात है, आम इन्वेस्टर जो है, देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है, और हमारी स्टॉक मार्केट में हिंदुस्तान का आम इन्वेस्टर ही नहीं, ग्लोबल इन्वेस्टर भी पैसे लगाते हैं। आप तो खुद एक बहुत ही नॉलेजेबल एंकर हैं, आपकी नॉलेज को जो है मैं बहुत बहुत ऊंची मानता हूं। आई नो यू। तो आप खुद जानते हैं, और आपको तो ये भी पता है दर्शक कि यहाँ तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बार आपसे चर्चा हुई है, आप जानते भी हैं सब। तो यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत वेल रेगुलेटेड, बहुत वेल मॉनिटर्ड मार्केट है। और आज भी देखें तो सेंसेक्स जो है एक अच्छे लेवल पे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आरोपों में दम है, आरोपों में कोई जो है बेस है। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी व्यक्ति आरोप लगाता है कहीं भी, तो उसकी ड्यूटी होती है कि आरोपों को, वो अपने एलिगेशन को सब्सटेंशिएट करे। अब इसमें जो है, आप खुद इतने नॉलेज रखते हैं, आप एक वेटरन है, आपकी नॉलेज लेवल को मैं हमेशा पसंद करता आया हूं। और आप बताइए ऑफशोर फंड में इन्वेस्ट करना क्या गलत है? अब म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्ट करता है, आज मैं म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करता हूं, हो सकता है फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी देख के इन्वेस्ट करूं, हो सकता है जिस सेक्टर में वो जा रही है उस सेक्टर को लेके मुझे ऐसी फीलिंग हो कि उस सेक्टर में ग्रोथ आ सकती है, हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी पे कॉल ले रहा हूं मैं कि इकोनॉमी बढ़ेगी तो मार्केट्स बढ़ेंगी। तो कुछ भी सोच के एक ओवरऑल अच्छी, अगर मेरे पास सरप्लस पैसा है, सेविंग्स है, तो मैं एफडी के मुकाबले का ज्यादा अच्छी रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेशन है कि कोई इक्विटी से मिल जाएगी तो उसमें लगा रहा हूं। तो उसमें कहां कोई गलती है, कहां कोई इशू है? मुझे तो इस चीज में जो है, जो सेबी चेयरपर्सन मैडम की इन्वेस्टमेंट थी और वो भी उनके सेबी में आने से पहले, मुझे तो उसमें कोई गलत चीज दिखाई देती नहीं। अगर कोई ऐसी गलत चीज है तो मेरे सामने रखी जाए, ऊपर डेफिनेटली मैं अपने व्यूज दे सकता हूं। मैं खुद जैसे आपको बताया पिछले 34 साल से अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम में लगा रहा हूं पैसा, उसमें क्या गलत है? ठीक है, एक दो चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण है इस पूरे मामले को समझने के लिए, ताकि हमारे दर्शक भी समझ पाए। आकाश जी, एक तो आज जो मार्केट का ट्रेंड रहा, क्योंकि शनिवार को ये रिपोर्ट आई थी, बीच में रविवार था, मार्केट बंद था, आज सुबह से मार्केट खुला, तो जो आज मार्केट का ट्रेंड रहा और जहां पर जाकर सेंसेक्स मतलब बाजार बंद हुआ है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सीधे तौर पर यही दिखता है कि बाजार ने ठेंगा दिखा दिया इस रिपोर्ट को। देखिए मैं वही कह रहा हूं कि बाजार जो है, तो बाजार की मूवमेंट जो है पॉजिटिव रही है, तो बाजार तो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ है। तो इसलिए जो है, कोई भी एलिगेशन कोई होता है तो उसमें क्या दम है, क्या उसमें बेस है, वो बहुत जरूरी है। बाजार एक इंटेलिजेंट एंटिटी है, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स का पैसा लगता है, तो बाजार जो है चीज को देखता है, परखता है, सोचता है, तभी आगे बढ़ता है। जैसे मैंने बताया आपको, सेबी ने हमारी मार्केट्स को बहुत अच्छे से रेगुलेट किया हुआ है। मार्केट के हर पार्टिसिपेंट के, दर्शकों को बता दूं, हर पार्टिसिपेंट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस है, चाहे कोई ब्रोकर है, चाहे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, चाहे किसी और कैपेसिटी में, चाहे कोई म्यूचुअल फंड है या कोई कस्टोडियन है, रजिस्ट्रार है, हर एक के डूज एंड डू नॉट्स है। और अगर कोई भी गलत चलता है तो उसके लिए इवन जो है एक्सचेंजेस के लिए भी डूज एंड डू नॉट्स है। अगर तो इसलिए बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से, बड़े वेल मॉनिटर्ड सिस्टम है हमारा, जो हमारी कैपिटल मार्केट्स का है, जिसको मैं सेबी को मुबारकबाद भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा कि सेबी ने बड़े अच्छे से मैनेज किया हुआ है। और देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ पैसा लगा रहा है, अमेरिका में बैठा इन्वेस्टर
यूरोप में बैठा इन्वेस्टर, ऑस्ट्रेलिया में बैठा इन्वेस्टर, जापान में बैठा इन्वेस्टर, जिनको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो यहाँ पैसा लगा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी में उन्हें दम लगता है और हमारे जो सिस्टम्स हैं और रेगुलेशंस हैं वो उन्हें सही लगते हैं। तो इसलिए जो है मुझे तो हमारी मार्केट्स बड़ी रेगुलेटेड लगती है, क्लीन लगती है। और तब भी उसके बाद अगर किसी को कोई ग्रीवेंस होती है, कोई कंप्लेंट होती है, कोई संशय होता है, तो उसके लिए सेबी का एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है, जहां अगर आपको किसी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ग्रीवेंस जो है आप लॉन्च कर सकते हो और उसका रिड्रेसल भी होता है। और सेबी ने इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए भी, इन्वेस्टर की नॉलेज बढ़े उसके लिए भी काफी काम किए हैं। ये तमाम अहम बातें आप बता रहे हैं। देखिए एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि देखिए बार बार अब इस रिपोर्ट के आने के बाद बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत सारे अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स हैं, यहाँ की भी हैं, बाहर की भी हैं। उनका कहना है कि जब जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, बाजार का जो हाल हुआ, उस दौरान इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि करीब 4 लाख मिलियन डॉलर कमा लिए इन्होंने, हिंडनबर्ग ने खुद, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग करके। तो एक बार फिर कोशिश यही थी कि शॉर्ट सेलिंग कर ली जाए, क्योंकि खुद हिंडनबर्ग फर्म जो है रिसर्च के साथ साथ शॉर्ट सेलर के तौर पर नजर आती है। अगर उसकी प्रोफाइल को आप देखें तो ये शॉर्ट सेलिंग है क्या, और ये भारत में भी क्या इस तरह के मौके बार बार तलाशने की कोशिश हो रही है मार्केट के हिसाब से, अगर समझना चाहे तो? देखिए शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मैं बताऊं दर्शकों को। शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, आपके पास उसकी पोजीशन नहीं है, आप उसे बेच देते हैं। अब दर्शक पूछेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं इन जनरल, यहाँ मैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं ले रहा कि वो ऐसे करती है, ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कोई शेयर आपके पास नहीं है, बिना हुए भी आप उस शेयर को बेच देते हैं, उसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। उसके पीछे धारणा क्या होती है कि आज अगर कोई भी XYZ हो, ये इन जनरल बता रहा हूं मैं, ये एक शेयर को बेच देता है मान लीजिए 200 रुपए पे, तो उसकी थिंकिंग है, उसका थॉट क्या होता है कि कल को ये शेयर 180 रुपए या 170 रुपए हो जाएगा। अब 200 रुपए में बेच देता हूं बिना शेयर लिए हुए या बिना शेयर अपने पास हुए बिना शेयर की ओनरशिप के। कल को 170 रुपए में लेके इससे बराबर कर दूंगा, तो उससे जो है उतना मुझे मुनाफा हो जाएगा। 200 में मैंने बेची थी चीज, 170 में बाद में मैंने ले ली या कवर कर ली, तो उतना मुझे मुनाफा हो जाएगा। ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस चीज में आपको एक्सपेक्टेशन है कि उसके दाम गिरेंगे, आज वो चीज बेच दो बिना आपका उसकी ओनरशिप हुए आगे चल के उस चीज को ले लो और उससे जो है अपना जो है कुछ मुनाफा कमा लो। तो ये एक शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है। और हिंदुस्तान में जो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के रेगुलेशंस हैं, उन रेगुलेशंस के हिसाब से इन्वेस्टर जो है या जो मार्केट के अंदर ट्रेडर्स हैं, मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं, उनको अलग अलग तरह की पोजीशंस लेने का मौका मिलता है। तो हर तरह के सिस्टम्स हैं कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर कॉल्स हैं, पुट्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, कई तरह के सिस्टम्स हैं, वो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं। तो इसलिए जो है हर तरह की प्रोविजंस होती हैं, मार्केट ऑपरेटर्स कई तरह की कॉल्स लेते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से हमारा मार्केट काम करता है और सेंटिमेंट को लेकर हम लोग सालों से बात करते रहे कि हमारे मार्केट में सेंटिमेंट का बड़ा असर होता है, लेकिन इस बार वो इंपैक्ट नजर क्यों नहीं आया? क्या हमारा मार्केट अब इस तरह की चीजों को जज करना शुरू कर चुका है कि कोई भी सूचना सही है गलत है पहले वो देखी जाएगी, बाद में रिएक्शन होगा? आदर्श जी, यही फर्क होता है आप जैसे क्वालिटी, नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस एंकर के साथ बात करने का। सुबह से मैं इतने शोज कर चुका हूं, आई थिंक इतना बढ़िया प्रश्न किसी ने नहीं पूछा। आई थिंक हमारी मार्केट्स का और मार्केट्स के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं या ब्रोकर्स हैं या और प्लेयर्स हैं, उनका नॉलेज लेवल बढ़ चुका है, वो मेच्योर्ड हो चुके हैं, तो उनको चीजें समझ आ रही हैं। और यहाँ मैं स्पेसिफिक कर दूं, मैं किसी पर्टिकुलर शेयर के बारे में किसी तरह का कोई व्यू नहीं दे रहा, इन जनरल बात बता रहा हूँ कि मार्केट्स के ऊपर हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स की मेच्योरिटी की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट गिविंग व्यू अबाउट एनी स्पेसिफिक शेयर। तो ओवरऑल जो है इंडिया का इन्वेस्टर मार्केट पार्टिसिपेंट जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो है उन्हें हमारे मार्केट्स के मैकेनिज्म से ऊपर पता है कि हमारे मार्केट्स के मैकेनिज्म अच्छे हैं, तो उसी हिसाब से वो चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है, क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आई लग रहा था कि प्राइमा फेसी कि शायद इसका असर बाजार में उस तरीके से दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से आकाश जी खुद बता रहे हैं बाजार पॉजिटिव नोट पर जाकर बंद हुआ है। ये बाजार के लिए, भारतीय बाजार के लिए, भारतीय निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि जो आरोप लगे हैं उस पर जांच होगी, बात होगी, सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आता है वो आगे की बात होगी। लेकिन आकाश जिंदल साहब, बहुत धन्यवाद आपका, जो तमाम सवाल थे ना इस रिपोर्ट से जुड़े और मार्केट को लेकर खास करके हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।
क्यों। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर लगातार बने रहिए और अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए।